नमो बुद्धाय दोस्तों आज मैं आपके सामने मनुवादी इतिहास के फैलाए हुए एक प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करूंगा। आपने भी बचपन से पढ़ा ही होगा कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण राजा था जिसने मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या की और भारत में शुंग शासन की स्थापना की और बौद्ध धर्म को तहस नहस कर दिया और अनेक बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम करवा दिए। इसमें दोस्तों आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि इतिहास को मनोवादी इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ कर आपके सामने ऐसे ही पेश किया है और वही आपने पढ़ा है। तो आज का वीडियो आप अंत तक देखते रहिए। आप निश्चित ही उस प्रोपेगेंडा का पर्दा जो पड़ा हुआ है उसको उतार फेंकेंगे और अपने सच्चे इतिहास को जान पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो और जानकारी से भरा हुआ लगे तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये इसका रेफरेंस कहां से लिया है। राजीव पटेल की पुस्तक वैदिक युग का घालमेल से। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण होने की कहानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में काफी प्रचलित है। जबकि शुंग पाली में सुग के बाद हिंद बैक्ट्रियाई यूनानी विदेशी शासक मध्य भारत में आए थे और बाद में वे सभी बौद्ध बन गए। आखिर ये करिश्मा कैसे हो गया। इतना ही नहीं, इन हिंद बैक्ट्रियाई शासकों में सम्राट अशोक के बाद मिनांडर और सम्राट कनिष्क जैसे शासक हुए जिन्होंने बौद्ध संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रसारित करने का काम किया। पुष्यमित्र शुंग की कहानी यह है कि वह शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के दरबार में सेनापति का कार्य करता था, लेकिन उसने बृहद्रथ की हत्या करते हुए मौर्य साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। अब आपको देखना यह है कि ऐसा क्यों हुआ। वस्तु स्थिति कुछ और की कहानी की ओर इशारा करती है। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के बृहद क्षेत्रों वाले साम्राज्य का स्वरूप और शक्ति सम्राट बृहद्रथ के समय नहीं बची थी। देखें सम्राट अशोक के विशाल राज्य क्षेत्र का चित्र जो आप देख रहे हैं, लेकिन आज लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि सम्राट बृहद्रथ भी पूर्व के सभी मौर्य सम्राटों खासकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जैसा शौर्यशाली, बलशाली और गुणशाली था। जबकि सच्चाई यह है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद ही उनके उत्तराधिकारी शासक कुणाल मौर्य से राज्य की सीमा का ह्रास होना शुरू हो गया था। अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य के समय तो पूर्व के सभी मौर्य सम्राटों के जैसा न तो शौर्य था न ही गुण स्वभाव, जिस वजह से बृहद्रथ मौर्य की राज्य सीमा सम्राट अशोक के साम्राज्य की लगभग चौथाई भाग के आसपास ही सिमट कर रह गई थी। जिस वजह से बृहद्रथ मौर्य के पूर्व समय से ही दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सातवाहन वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया था और पश्चिम में कुरु जनपद, पंजाब और दिल्ली तक हिंद बैक्ट्रियाई शासकों का राज्य विस्तार हो गया था। इस बात की पुष्टि सातवाहन और हिंद बैक्ट्रियाई के कार्यकाल को जानकर कोई भी कर सकता है। ऐसे सातवाहन, हिंद बैक्ट्रियाई और बृहद्रथ मौर्य के राज्य क्षेत्र का मानचित्र जो आप देख रहे हैं, उस मानचित्र में जो गहरे रंग का भाग है उसी गहरे रंग वाले भाग पर ही राज्य सत्ता मौर्य शासक के पास बची थी। जब यानी बृहद्रथ मौर्य की शक्ति पूर्व के मौर्य शासकों से बहुत ही कम हो गई थी। वस्तुतः वह एक कमजोर शासक बन गया था और इसी का फायदा उठाते हुए इसके सेनापति शुंग, पाली में जिसे सुग कहते हैं, इसने इसकी हत्या करते हुए सत्ता अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार से राजतंत्र में एक दूसरे की सत्ता को हथियाने के अनेक षड्यंत्र और हत्या की कई कहानियां इतिहास में मौजूद हैं। लेकिन आज के कुछ स्वार्थी लेखकों ने ब्राह्मण जाति की महत्ता को पूर्व काल में स्थापित करते हुए तारतम्य युक्त पटकथा लिखने का कार्य किया, जिस पटकथा में आज के बहुत से लोग इस हत्या को राजनीतिक रूप से सांस्कृतिक हत्या कहते हुए इस माध्यम से जाति व वर्ण का उदय और ब्राह्मणी व्यवस्था को स्थापित करते हुए प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जिसका आज का
भोला भाला समाज भी सत्यापित करने पर तुला हुआ है। अगर सही में आप लोगों को पुष्यमित्र ब्राह्मण वर्ण का प्रतीत होता है तो उस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कहीं या किसी अभिलेख में ब्राह्मण होने का कोई लिखित साक्ष्य मिला है क्या? पुष्यमित्र शुंग के काल में कोई वेद या वैदिक मंत्रों वाली संस्कृत भाषा का कोई साक्ष्य मिला ही नहीं, फिर आज ऐसी हाय तौबा किस आधार पर हो रही है? पुष्यमित्र शुंग के काल के बारे में कई लेखकों का मत है कि पुष्यमित्र ने अपने काल में पाणिनि और पतंजलि द्वारा संस्कृत में रामायण की रचना करवाई थी, लेकिन आज कोई भी शुंग काल की संस्कृत में लिखी हुई उस रामायण को साक्ष्य स्वरूप दिखाने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? जबकि साक्ष्य के तौर पर चीनी साहित्य में मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा सारनाथ स्तूप के मरम्मत का कार्य किया गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा लिखित कई साक्ष्य आज के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप उनमें से एक भी प्रमाण बताएं जिससे साबित होता हो कि पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं या किसी के द्वारा वेद या वैदिक लिपि में वैदिक ग्रंथों की रचना करवाई थी, या उस समय वेद या वैदिक व्यवस्था में चातुर्वर्णागत समाज मौजूद था। पुष्यमित्र शुंग भारत के बहुत ही छोटे से भूभाग का सम्राट बना था। ऐसे लोग अनुमान लगाते हैं कि शुंग ने जब मौर्य की सत्ता प्राप्त की थी, इस वजह से उसने अपना इस राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था, लेकिन आज तक पाटलिपुत्र की धरती से मौर्य को छोड़कर किसी के राजमहल का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इस वजह से शुंग का किला यहां खोजना बेमानी लगता है। शुंग का किला मध्य प्रदेश में सतना के पास भरहूत से मिला है। इस वजह से कहा जाता है कि शुंग ने अपनी राजधानी पूर्व काल का जनपद विदिशा को बनाया था। विदिशा के आसपास आज भी खुदाई में शुंग का काफी साक्ष्य मिलता है, जिसको देखकर कोई भी कह सकता है कि उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य की वजह से उत्खननकर्ता ने मध्य प्रदेश में अवस्थित भरहूत स्तूप और देव कोठार जैसे स्थान पर शिलापट्ट लगाया है, जिसको आप देख रहे हैं। ईसा पूर्व में शानदार बुद्ध स्तूप जो भरहूत मध्य प्रदेश में बनाया गया था, इसके निर्माण का शिलालेख भी यहाँ मिलता है। इसके निर्माण के बाद इसके रखरखाव का कार्य पुष्यमित्र के जीवन के अंतिम वर्षों में शुरू हुआ था, जिसे उसके पुत्र और पौत्रों ने पूरा किया। भरहूत के बौद्ध स्तूप की खुदाई से मार्गदाता गौतम बुद्ध और उनसे जुड़े कई साक्ष्य मिले हैं, जो कलकत्ता संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं, जिसको आप भी जाकर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ आपको इस चित्र में दिखाया है। आज के कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई थी। इसके बारे में लोगों को समझना होगा। राजा बृहद्रथ के समय इनका जो क्षेत्र था वह मगध, अंग, बंग, कलिंग, वज्र, काशी, कोसल, वत्स, मल्ल और चेदी जनपद ही बचा था। पश्चिमी भाग का जनपद कुरु, गंधार से पश्चिम का इलाका इनके हाथ से निकलकर यवन शासक के पास चला गया था। इस समय बृहद्रथ और यवन के बीच सुरसेन जनपद के लिए युद्ध चल रहा था। वस्तुतः आज का मथुरा और उसके नीचे का भूभाग बृहद्रथ मौर्य के अधीन था, लेकिन उन क्षेत्रों पर जैसे ही हिंद बैक्ट्रियाई शासक आक्रमण करते हुए उस पर अपना कब्जा करता है, उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने भी बृहद्रथ की अक्षमता की वजह से इनकी सत्ता को अपने कब्जे में कर लेता है। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग और हिंद बैक्ट्रियाई में युद्ध होता है, जिसमें मथुरा और मथुरा के नीचे वाले भागों में रहने वाले अधिकांश भिक्षु हिंद बैक्ट्रियाई सेना का समर्थन करते हैं और मथुरा के ऊपरी भागों में रहने वाले भिक्षु शुंग का समर्थन करते हैं। अब इस परिस्थिति में जब दोनों ओर शासकों के अनुयायी बौद्ध भिक्षु हैं, तो दोनों में युद्ध होता है, तो निश्चित ही उस युद्ध में बौद्ध भिक्षुओं का मरना स्वाभाविक है। अंततः मथुरा और मथुरा के नीचे वाले भूभाग भी पुष्यमित्र शुंग के हाथों से निकलकर यवन शासकों के हाथ में चला गया, जबकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा भारत के अन्य किसी भी क्षेत्रों में बौद्ध भिक्षु की हत्या जैसी घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। पुष्यमित्र शुंग का कार्यकाल ईसा पूर्व 185 से ईसा पूर्व 73 ईस्वी तक और राज क्षेत्र मगध, अंग, बंग, बज्र, विदिशा, काशी, कोसल, वत्स, मल्ल जनपद रहा।
जिस जनपद में भगवान बुद्ध का जन्म स्थान यानी लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति स्थान बोध गया, महापरिनिर्वाण कुशीनगर, धम्मचक्र प्रवर्तन स्थान सारनाथ, विश्व विख्यात शिक्षण संस्थान नालंदा, पहली संगति वाला स्थान राजगीर, दूसरी संगति वाला स्थान वैशाली के साथ साथ सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अनेक स्तूप और स्तंभ था जिसमें तनिक भी खरोंच नहीं आई थी। इसके साथ ही न जाने ऐसे कई अन्य प्रमुख स्थान भी थे जो सभी स्थान सम्यक काल के आराध्य स्थान होने के साथ साथ इन स्थानों पर अनगिनत बौद्ध भिक्षुओं का रहना भी होता था। लेकिन शुंग वंश के 112 वर्षों के कार्यकाल में कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटने का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक इसके विपरीत सारनाथ, भरहूत, सांची के शुंगकालीन मरम्मत करवाने का लिखित अभिलेख मिला है। आप लोग शुंग शासन का मानचित्र देख रहे हैं जिसमें गहरे रंग वाला क्षेत्र शुंग का है। आज पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो दर्शाया गया है उन हत्याओं का कारण राजनीतिक था न कि सांस्कृतिक, जिसे केवल एक विशेष क्षेत्र की सत्ता हेतु युद्ध कह सकते हैं। ये सब प्रमाण कहते हैं कि शुंग भी एक बुद्धिस्ट था न कि ब्राह्मण। आज तक शुंग का जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि शुंग के वंशज बौद्ध थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनाए गए बुद्ध स्तूप मिलते हैं, कुछ स्तूपों की मरम्मत का वर्णन भी मिलता है, परंतु शुंग के द्वारा निर्मित एक भी मंदिर या काल्पनिक देवी देवताओं का साक्ष्य क्यों नहीं मिलता है। आज तक किसी ने भी शुंग के ब्राह्मण होने का साक्ष्य नहीं दिया है, बल्कि एक ही बात, बृहद्रथ की हत्या और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या। शुंग को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से ब्राह्मण कहने वाले जो भी सज्जन हैं वो सभी शुंग काल में कोई ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र जैसी परंपरा की शुरुआत का साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा नकारात्मक रूप से ब्राह्मणों को ईसा पूर्व में स्थापित करने का काम करना छोड़ दें, क्योंकि जाति और वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य मिलना ही 7वीं से 8वीं शताब्दी के बाद शुरू होता है। मध्य प्रदेश में ही सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप है। इस स्तूप की खुदाई में पुष्यमित्र शुंग का लिखित साक्ष्य मिला है कि पुष्यमित्र के कार्यकाल में यह स्तूप कमजोर अवस्था में पहुंच गया था, जिसकी वजह से शुंग ने सांची स्तूप का पुनरुद्धार और स्तूप को सुंदरतम रूप देने का प्रयास करते हुए उसके बाहरी दरवाजे का निर्माण कराया था, जिसे आज भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो इस चित्र में भी दिखाया गया है। इन सभी बातों को आज आप दबा नहीं सकते, बल्कि किताबों के माध्यम से उत्खनन में प्राप्त पुष्यमित्र द्वारा लिखित अभिलेख को आज सभी देख सकते हैं। संपूर्ण शासन में मौर्य साम्राज्य के खात्मे के बाद, संपूर्ण भारत में मौर्य शासन के खात्मे के बाद सिर्फ उत्तर भारत में शुंग वंश का उदय हुआ, जबकि पश्चिम भारत में मध्य एशिया के शासक और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का उदय हुआ। परंतु उत्खनन द्वारा उस सातवाहन कार्यकाल का भी काफी साक्ष्य आज भारत के संग्रहालय में उपस्थित है, लेकिन कोई यह बताए कि वेद और वैदिक ऋचाओं से परिपूर्ण कौन सा साक्ष्य उनमें मौजूद है जिससे यह कहा जाए कि वैदिक सभ्यता पूर्व काल से चली आ रही है। महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक के विशाल मगध देश का जो सीमा क्षेत्र था वह म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक और तिब्बत से लेकर सीलोन तक फैला हुआ था, लेकिन इसके विपरीत बृहद्रथ के समय का जो देश का क्षेत्रफल था वह सिमट कर आज का बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक सीमित रह गया था। शेष अन्य क्षेत्रों पर सातवाहन और मध्य एशिया से आए हुए कुछ शासकों का आधिपत्य हो गया था। इस वजह से मध्य भारत के छोटे से भूभाग पर बृहद्रथ की राज सत्ता थी। शुंग शासन की नींव भी कमजोर शासकों के कारण काफी कमजोर थी। इस वजह से शुंग का शासन भी बहुत प्रभावशाली तरीके से ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति शुंग था और उसका मंत्री वासुदेव कण्व था। देवभूति शुंग बहुत ही कमजोर सम्राट था, जिसकी वजह से उसके कार्यकाल में उसके साम्राज्य का क्षेत्रफल और भी ज्यादा सिमटकर छोटा होते हुए आज का बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक सीमित रह गया था। आगे देवभूति शुंग का मंत्री वासुदेव कण्व ने भी देवभूति शुंग की हत्या करके शुंग साम्राज्य का खात्मा करते हुए अपने आप को कण्व वंश का सम्राट घोषित किया और मगध की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन कण्व वंश भी ज्यादा वर्षों तक मगध की गद्दी नहीं बचाए रख सका। उसका अंतिम शासक सुष्मी कण्व था। कण्व के क्षेत्र में जो
आप फोटो देख रहे हैं, जल्द ही मध्य एशिया के विदेशी हिंदी बैक्टीरियाई शासक ने आक्रमण करते हुए भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो दोस्तों, ये थी इतिहास का पटाक्षेप करने वाली शुंग की कहानी। और दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के बहुजन इतिहास और बुद्ध के धम्म से जुड़े हुए और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।